हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान और आज का लेक्चर नंबर 21 होगा। लूसेंट सामान्य ज्ञान में लेक्चर नंबर 21 है और इसमें हम देखेंगे सल्तनत काल को। लेक्चर नंबर 20 हमने देखा था तो उसमें हमने मध्यकालीन भारत को स्टार्ट किया था। मध्यकालीन भारत को स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था भारत पर अरबों का आक्रमण, दूसरा महमूद गजनबी और तीसरा हमने पॉइंट देखा था उसमें मोहम्मद गौरी के बारे में। जितना उनका संपूर्ण इतिहास है हमने उस वीडियो में जान लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेक्चर नंबर 21 है, इसमें देखेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो 5 वंश हुए थे उन पांचों वंश में से हम पढ़ेंगे इसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बस ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पर लूसेंट में यूनिट नंबर 27 है जिसमें सल्तनत काल को हम पढ़ेंगे और सल्तनत काल को ही दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनको क्या कहा गया, तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उनको हमने क्या बोला, सुल्तान बोला। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक होते गए उनको सुल्तान के नाम से जाना गया। जबकि जब हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था तो हमने उसमें जितने भी शासक हुए थे उनको हमने राजा कहा था। क्या कहा था, राजा कहा था। और ऐसे ही जब हम आगे मुगल शासक पढ़ेंगे तो मुगल शासकों को हम क्या बोलते हैं, मुगल शासकों को हम आगे बादशाह बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत में जो शासक होते थे उनको राजा बोला जाता था। सुल्तान किनको बोला गया, जब दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बोल रहे हैं राजाओं को सुल्तान। इसी तरीके से मुगल शासकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मुगल शासक को हम क्या बोलेंगे, राजा भी नहीं बोलेंगे, सुल्तान भी नहीं बोलेंगे, वहां पर हम बोलेंगे उनको बादशाह। तो एक ही नाम को, एक ही पद को हम अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं, बस इतना है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सुल्तान लोग थे यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो मुस्लिम धर्म के जो भी खलीफा होते थे। अब ये खलीफा कौन है, खलीफा जो होते थे ये मोहम्मद साहब के विचारों को जो विचारों को मानने वाले, उनके विचारों का पालन करने वाले होते थे। यानी कि मोहम्मद साहब ने जो कहा था उन्हीं को ये मानते थे, तो ये मुस्लिम धर्म के खलीफा कहलाए जो उनके विचारों पर चलने वाले थे। तो ये उनके गुलाम होते थे, एक तरीके से उन्हीं का कहना मानते थे। तो जो सुल्तान होते थे वे मुस्लिम धर्म के खलीफाओं को अपना प्रमुख मानते थे और इसीलिए ये खलीफाओं के गुलाम कहलाते थे, उनकी गुलामी करते थे। तो सुल्तानों के सेनापतियों या फिर मंत्रियों को अमीर या फिर नयाब हम बोलेंगे, जबकि प्राचीन भारत में मंत्री या फिर सेनापति को हमने क्या बोला था, सामंत बोला था। अब यहाँ पर देखिएगा दिल्ली सल्तनत में हम कौन कौन से वंश पढ़ने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के दिल्ली सल्तनत को हम 5 वंशों में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 5 वंश कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंश जो हुए उन्होंने 320 वर्ष तक शासन किया। कितने साल तक, 320 वर्ष तक शासन किया है। कब से, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत में हम पहला वंश पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों बोला गया, क्योंकि जितने भी गुलाम पहले जो शासक हुए थे वो सभी खलीफाओं के गुलाम हुआ करते थे। और गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है और दास वंश का एक और नाम है जिसको बोला गया ममलूक वंश। और ये कब से कब तक रहा, ये रहा था आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना हुआ, 84 वर्ष। यानी कि 84 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन रहा। अब दूसरा वंश जब हम पढ़ेंगे तो उसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा, जब गुलाम वंश का खात्मा हुआ उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश जो है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा और ये रहा कुल 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक खिलजी वंश का शासनकाल चला।
30 वर्ष के बाद जब खिलजी वंश जो है खत्म हुआ, उसके बाद तीसरा वंश कौन सा आया? तुगलक वंश। हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से? 320 से 414 ईस्वी तक चला, और 414 ईस्वी तक 320 ईस्वी से लगा करके कितने वर्ष हुए? 94 वर्ष होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत काल का तीसरा वंश है, और तीसरा वंश ये कितने साल तक चला? 94 साल तक चला। अब देखिएगा, जो तुगलक वंश को समाप्त करके अगला वंश आया वो हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। और सैयद वंश कब से? 414 ईस्वी से 451 ईस्वी तक चला था, और 451 ईस्वी तक कितने साल बैठते हैं? ये बैठते हैं आपके 37 साल। तो 37 साल तक सैयद वंश चला था। सैयद वंश के समाप्त होने के बाद पांचवा वंश आता है लोधी वंश, और लोधी वंश ही ऐसा वंश है जो केवल 75 वर्ष चला था, यानी कि 1451 से 1526 ईस्वी तक ये लोधी वंश चला, यानी कि 75 ईयर तक। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाला, ये सबसे ज्यादा टाइम तक शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत पर किस वंश के शासक थे? तो किस वंश के शासक थे? ये थे आपके पास तुगलक वंश। तुगलक वंश कितने साल चला था? 94 साल चला था। तो 94 साल तक तुगलक वंश ने शासक किया, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा टाइम तक शासन करने वाले लोग किस वंश के थे? तुगलक वंश के थे। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम टाइम तक, सबसे कम समय तक जो शासन किया वो किस वंश के लोगों ने किया? वो कम शासन किया था खिलजी वंश के लोगों ने। किसने? खिलजी वंश। तो यहाँ पर आइए देखिएगा, कुछ 2 पॉइंट और हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय शासन किस वंश ने किया? तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन किस वंश के लोगों ने किया था? खिलजी वंश के लोगों ने। तो ये नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गुलाम वंश क्या था। गुलाम वंश के बारे में जब हम जानेंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहले टाइम पीरियड जानेंगे। टाइम पीरियड में 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, इसका मतलब ये है कि ये 84 वर्ष तक यहाँ पर शासन किए थे। तो गुलाम वंश को हमने क्या बताया था? दूसरा नाम याद रखिए, दास वंश कहा था। और दास वंश का दूसरा नाम ममलूक वंश। तो ममलूक वंश कहिए, दास वंश कहिए, गुलाम वंश कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, यानी कि 84 साल तक शासन किया था। कहाँ? दिल्ली सल्तनत पर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश के प्रमुख शासक जो रहे वो क्या थे? तो वह जो थे गुलाम थे। गुलाम वंश के प्रमुख शासक यानी कि जो पहले शासक थे वो गुलाम थे। और किसके गुलाम थे? मुस्लिम धर्म के खलीफाओं के। और खलीफा कौन थे? खलीफा वे लोग कहलाते थे जो मोहम्मद साहब के विचारों को मानते थे। गुलाम वंश के कुल शासक कितने हुए? तो गुलाम वंश के शासक हम कुल मिलाकर पढ़ने वाले हैं 11। कितने? 11 शासक। तो यहां पर क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत पर कितने शासकों ने काम किया, कितने शासकों ने शासन किया? तो वो थे 11, यानी कि 11 सुल्तान हुए थे गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत पर। अब देखिएगा कि 11 क्या 11 के 11 ही गुलाम हुए थे? ऐसा नहीं है। केवल तीन शासक ऐसे थे, 3 सुल्तान ऐसे थे जो गुलाम कहलाए। पहले नंबर पर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक गुलाम था, जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक था और संस्थापक भी बोला जाता है। दूसरा आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है एक गुलाम था जो कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का दूसरा शासक बना। और एक आता है आपका बलबन। बलबन को हम जो है आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि ये भी एक गुलाम शासक में आता है। तो यहाँ पर 3 ऐसे शासक रहे, 3 ऐसे सुल्तान रहे जो कि गुलाम वंश में गुलाम रहे थे। किस किस के गुलाम थे? चलिए जानते हैं आगे। अब देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक हमने अभी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये स्टार्ट कब हुआ? 1206 ईस्वी में। आप याद रखिएगा 1206 ईस्वी में।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम था तो ये किसका गुलाम था? तो ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी को हमने कंप्लीटली पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मोहम्मद गौरी के बारे में आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। चलिए अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? जब उन्होंने जो है स्थापना कर दी गुलाम वंश की, तो उन्होंने अपनी एक राजधानी भी बनाई। राजधानी कहाँ पर बनाई थी? राजधानी बनाई थी इसने लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, इसको याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गद्दी पर बैठने से पहले क्या था? तो गद्दी पर बैठने से पहले ये लाहौर का इक्तेदार था। अब एक सवाल आपके माइंड में ये आएगा कि इक्तेदार क्या होता है? तो देखिएगा, इक्तेदार का जो अर्थ होता है ना, वो ये होता है कि सुल्तान के लिए सेना और राजस्व का प्रबंध करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको इक्तेदार बोलते हैं। तो ये इक्तेदार था कहाँ का? लाहौर का। और बाद में इसने जब ये शासक बना, जब ये सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने के बाद इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। और गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? जहां का ये इक्तेदार था, यानी कि लाहौर का। और ये किसका गुलाम था? ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, यहां तक आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? अब देखिएगा, ये हम नहीं कह सकते कि कुतुब मीनार बनवाई किसने थी। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने केवल नींव रखी थी, लेकिन आगे अधूरा निर्माण जो पूरा कराया था वो किसने कराया था, वो हम आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी, जिसने आधारशिला रखी थी, वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधि थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम के लिए। पहला है लाख बख्श, यानी कि कुतुबुद्दीन एक ऐसा व्यक्ति था जो लाखों में दान देता था, जो बहुत ज्यादा दान देता था, जिसको भी दान दिया वो लाखों में दे देता था। तो उसकी एक उपाधि पड़ी लाख बख्श। दूसरी उपाधि थी मलिक। मलिक वो व्यक्ति होते हैं जो मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाले होते हैं, उनको मलिक कहा जाता था। यानी कि जब ये खलीफाओं का गुलाम था तो खलीफा भी मोहम्मद साहब के विचारों पर चलते हैं, तो उन्हीं के देखा देख ये जो है मोहम्मद साहब के विचारों पर चला और इसको एक उपाधि मिली जिसका नाम पड़ा मलिक। तीसरी इसकी उपाधि थी सिपह सलाहकार। सिपह सलाहकार, तो सिपह सलाहकार जो उपाधि होती है वो उन लोगों को दी जाती है जो गरीबों की मदद करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गरीबों की मदद करता था, तो इसलिए उसको उपाधि मिली सिपह सलाहकार। ठीक है, तीन उपाधि आपको याद हो गई। चौथी उपाधि थी कुरान खां, यानी कि कुरान खां उपाधि पाने वाले वो लोग होते हैं कि जो अच्छे से कुरान पढ़ने वाले होते हैं, यानी कि उस टाइम पर इनसे अच्छी कुरान कोई नहीं पढ़ता था, तो इसलिए इन्हें उपाधि मिली कुरान खां। अब इनकी पांचवी उपाधि क्या थी? पांचवी उपाधि थी हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय वो लोग होते हैं जिनका हृदय जो है उदार होता है, यानी कि इनके हृदय में बहुत उदारता थी, गरीबों के लिए जो है बहुत सहायता करते थे और दान भी बहुत देते थे। तो ये उदारता वाले जो है व्यक्ति थे, तो इसलिए इनकी उपाधि पड़ी हातिम द्वितीय। जो इनकी लास्ट उपाधि है वो है पील बख्श। पील बख्श जो है वो लोग होते हैं जो हाथी का दान देने वाले थे, यानी कि ये हाथियों का भी दान देते थे। ठीक है, तो ये देखिए इनकी उपाधि लाख बख्श, मलिक, सिपह सलाहकार, कुरान खां, हातिम द्वितीय और पील बख्श, ये इनकी उपाधि पड़ी थी जब इनके अंदर ये गुण देखे गए। अब यहाँ पर देखिए, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, जो कि पहले विद्यालय थी और बाद में उसको मस्जिद बना दिया गया। तो ये नाम मस्जिदों का निर्माण किसने कराया, ये क्वेश्चन मिलता है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है आपकी दिल्ली में। याद रखिएगा कहां पर है,
दिल्ली में। कुवत उल इस्लाम मस्जिद आपकी दिल्ली में है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है आपकी अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। और देखिएगा इन दोनों मस्जिदों का निर्माण कराने वाले कौन थे? तो हम पढ़ रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन दोनों मस्जिदों का जो निर्माण कराया था वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो अजमेर में है, और इनका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अब प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? वो था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सलाहकार था, वही बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में सफल रहा था। तो याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो 1210 ईस्वी में हुई। और कैसे, ये जरूर जानना होगा कि इसका कारण क्या था, कैसे इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए चौगान एक खेल होता है, तो उससे खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि ये चौगान खेल खेल रहे थे और घोड़े से ये जैसे ही गिरे इनकी मृत्यु हो गई और इनको लाहौर में ही दफना दिया गया था। तो देखिएगा मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। कैसे? चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। और दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो देखिए इन्हें जब दफनाया गया था लाहौर में, तो लाहौर में वहीं पर इनका मकबरा बना दिया गया था। तो ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। खुतबा, अब देखिए यहाँ पर खुतबे का मतलब जान लीजिए, खुतबा क्या होता है। तो जुम्मे की जो नमाज होती है ना, तो जुम्मे की नमाज के बाद जो सुल्तान है वो अपना नाम वहाँ पर बुलवाते हैं। मतलब जुम्मे की नमाज जब पढ़ी जाती है तो जुम्मे की नमाज के बाद सुल्तान का नाम लिया जाता है। तो सुल्तान का नाम लिया जाना ही क्या कहलाता है? खुतबा कहलाता है। तो ऐबक जो है एक ऐसा व्यक्ति था कि उसने जुम्मे की नमाज के बाद अपना नाम लेना नहीं बताया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मतलब जुम्मे की नमाज के बाद उनका नाम नहीं लिया जाएगा। तो यानी कि उन्होंने अपना खुतबा नहीं पढ़वाया था। अब उनके बाद जो आते हैं वो आते हैं आराम शाह। आराम शाह जो है ऐबक का उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पर आ जाता है कि आराम शाह कौन था? आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी था। तो देखिए आराम शाह ने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। और वो क्यों? क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठे थे उस टाइम पर 1210 ईस्वी ही थी, और 1210 ईस्वी के 8 महीने में ही इन्होंने क्या किया? अपना जो है शासन त्याग दिया। कैसे? इनकी मृत्यु कर दी गई। कैसे? आइए। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध हुआ था। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको कहा गया जट का युद्ध। क्या कहा गया था? जट का युद्ध। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जट का युद्ध क्या है। तो जट का युद्ध क्या है? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को जट का युद्ध बोला गया था। और इस युद्ध में आराम शाह जो है वो मारा गया था। इसीलिए इसने अपना राजपाट, मतलब इसका राजपाट किसने किसने रखा? अब इल्तुतमिश जीता तो इसके राजपाट पर किसका राज हुआ? इल्तुतमिश का राज हुआ। तो देखिएगा आराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? इल्तुतमिश बैठा था। और ये कब? 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और 1210 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? आराम शाह की। तो आराम शाह की जगह पर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। और ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो गवर्नर था बदायूं का। याद रखिएगा कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। तो याद रखिए कि गुलाम वंश में ऐसा कौन सा सुल्तान था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने 8 महीनों तक, केवल 8 महीनों तक ही शासन किया था? तो वो था आराम शाह। और आराम शाह की मृत्यु किसने की? आराम शाह की मृत्यु हुई थी किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश के बीच
और आराम शाह के बीच एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था जट का युद्ध। और ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो ये बदायूं का गवर्नर था दोस्तों। इन क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर है इल्तुतमिश। अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश का शासनकाल स्टार्ट हुआ था 1211 ईस्वी में और 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। यानी हम कह सकते हैं कि 25 वर्ष तक इसने शासन किया था। कैसे? आइए, इल्तुतमिश का नाम जो है आराम शाह के युद्ध में जाने के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध हुआ था, उसका नाम था जट का युद्ध। और इल्तुतमिश का जन्म कहाँ पर हुआ? याद रखिएगा, इल्तुतमिश का जन्म हुआ था मध्य एशिया में। कहाँ पर? मध्य एशिया में। और इल्तुतमिश कहाँ का तुर्क था? ये तुर्क था इलबरी तुर्क। ये कहाँ का तुर्क था? इलबरी तुर्क था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया में और ये कहाँ का तुर्क था? ये इलबरी तुर्क था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और बाद में ये ऐबक का दामाद भी बना। यानी कि ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और बाद में ये उसी का दामाद बना। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? इसने अपनी राजधानी लाहौर से बदल करके दिल्ली कर दी थी। लाहौर से बदल करके इसने अपनी राजधानी कहाँ पर कर दी? दिल्ली कर दी जब ये गद्दी पर बैठा। और देखिए, पहला इक्ता पाने वाला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था। इक्ता पाने वाला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश। और इसने पहला इक्ता किससे प्राप्त किया था? ये प्राप्त किया था मोहम्मद गौरी से। याद रखिएगा, किससे प्राप्त किया था? मोहम्मद गौरी से प्राप्त किया था। जबकि इल्तुतमिश गुलाम किसका था? ये गुलाम था ऐबक का। ठीक है, और बाद में ऐबक का ही ये दामाद बना। इल्तुतमिश की पत्नी का नाम क्या था? इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था शाह तुर्कान। याद रखिएगा, शाह तुर्कान। और जब शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, इसका मतलब ये हुआ कि ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश। और ऐबक की जो बेटी थी वो कौन थी? शाह तुर्कान। ऐबक की बेटी कौन थी? शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान की शादी किससे हुई थी? इल्तुतमिश से। तो इसीलिए ऐबक का दामाद कौन हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी, यानी कि उपाधि प्राप्त की थी। और वह टाइम कौन सा था? जब बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को पहला सुल्तान कहा था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश पहला शासक बना जो कि सुल्तान कहलाया। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। याद रखिए, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। और क्यों? क्योंकि इसने मंत्री परिषद बनाई और बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक कार्य किए जो पहले के जो शासक थे उन्होंने नहीं किए थे। इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी उसको याद रखिएगा, हमने कहा था कि 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। तो 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का पुत्र ही रुकनुद्दीन फिरोज था। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। अब देखिए, जब रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था तो तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज का बहुत ज़्यादा डटकर एक विरोध किया था। यानी तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो है अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पा रहा था। तो रजिया को जो है उसने कहाँ पर? गद्दी पर बिठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला बनी थी जिसने दिल्ली के सल्तनत पर शासन की बागडोर संभाली थी। पहली मुस्लिम महिला बनी रजिया जिसने गद्दी पर बैठकर दिल्ली सल्तनत की पहली बागडोर संभाली थी। अब देखिए, नोट पॉइंट ये है कि तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध तो हमने पढ़ लिया था। तराइन का तीसरा युद्ध अगर हम देखें तो इल्तुतमिश और यालदौज के बीच ये युद्ध हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का तीसरा युद्ध याद रखिएगा इल्तुतमिश और यालदौज के बीच हुआ था। और 1215 ईस्वी में ये युद्ध माना जाता है जिसमें कि यालदौज की मृत्यु हुई थी और इल्तुतमिश विजय हुआ था।
इल्तुतमिश के कार्य पर नज़र डालें, यानी कि इल्तुतमिश के कार्य कौन कौन से थे, कब ये कौन कौन से कार्य इन्होंने किए थे। तो देखिए, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को निर्मित किसने कराया था, पूरा किसने कराया था? वो कराया था इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, तो इल्तुतमिश का नाम कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ है, यानी कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। अब दरबार में मुद्रा चलवाई किसने? वो चलवाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ऐसा शासक रहा कि इसने अपने दरबार में मुद्रा चलाई। पहली मुद्रा को बोला गया टंका, दूसरी मुद्रा थी जीतल। तो टंका जो मुद्रा थी वो चांदी की मुद्रा थी, और जीतल जो मुद्रा थी वो मुद्रा थी तांबे की मुद्रा। याद रखिएगा, तांबे और चांदी की मुद्रा को जो है उसने चलवाया था। तो एक टंका किसके बराबर होता है? 48 जीतल के बराबर एक टंका माना जाता है, जो वहां पर उसने मुद्रा चलवाई थी। मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था जिसने मकबरा बनवाने की शुरुआत की? तो देखिए, मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश है, और उस मकबरे का नाम सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। ठीक है, तो टकसाल जहां मुद्रा बनती थी, टकसाल वो जगह थी जहां पर मुद्रा बनती थी, और ये जगह किसने स्थापित कराई? ये जगह स्थापित कराने वाला कौन था? इल्तुतमिश। तो मकबरे का निर्माण कराने वाला कौन? इल्तुतमिश। और जो मकबरा इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था वो मकबरा कहलाया सुल्तान गढ़ी का मकबरा। और टकसाल की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा हुई। तो टकसाल जहां पर मुद्रा बनती है उस जगह को कहा जाता है। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग कर काबा और टोपी पहननी शुरू कर दी, और जब वो दरबार में जाती थी तो काबा और टोपी पहनकर, जैसे कि मर्द लोग जाते थे उस तरीके से वो दरबार में जाने लगी। तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान ने किसको अमीर अखूर कहा था? तो किसने अमीर अखूर कहा? किसको? जो घोड़े का सरदार होता है, तो उसको पद पर नियुक्त कर दिया, और उसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत। यानी कि रजिया सुल्तान ने अमीर आखूर की उपाधि, अमीर आखूर का पद किसको दिया? अमीर आखूर का पद दिया था मलिक जमालुद्दीन याकूत को, मलिक जमालुद्दीन याकूत को। और रजिया सुल्तान ने जब गैर तुर्कों को जो है सामंत बनाना चाहा, तो तब तुर्की के अमीरों ने, यानी कि तुर्की के जो मंत्री थे, सेनापति थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि रजिया सुल्तान ने जो गैर तुर्क थे उनको जो सामंत है वो क्यों बनाया, किस लिए उनको सामंत बनाना शुरू किया। तो तुर्की के अमीरों ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और दिल्ली की गद्दी पर जो है मुइजुद्दीन बादशाह को बैठा दिया। मुइजुद्दीन बादशाह को जब उसने वहां पर बैठाया तो रजिया सुल्तान का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला कौन था उस समय पर? उस समय पर अल्तुनिया ऐसा व्यक्ति था जो रजिया सुल्तान का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था। और याद रखिए, तो अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया था भटिंडा का इख्तेदार। कौन था? भटिंडा का इख्तेदार था। और याद रखिएगा, अल्तुनिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रजिया सुल्तान का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला व्यक्ति रजिया सुल्तान का कौन था? अल्तुनिया। और रजिया सुल्तान का विवाह भी अल्तुनिया के साथ ही हुआ। और रजिया सुल्तान जब विवाह करने के बाद अल्तुनिया के साथ दिल्ली वापस आ रही थी, इससे यह जानकारी मिलने के बाद अमीर जो थे वहाँ के, जो कि दिल्ली के अमीर थे, वो बहुत ही नाराज़ हुए। और नाराज़ होने पर उन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या करने का षड्यंत्र रच दिया। और इस षड्यंत्र में उनकी हत्या कर दी गई कैथल नामक स्थान पर, यानी कि कैथल नामक स्थान पर उनकी हत्या कर दी गई जब वे दिल्ली वापस लौट रहे थे। और उनकी हत्या किनके द्वारा मानी जाती है? उनकी हत्या मानी जाती है डाकुओं के द्वारा। और किस स्थान पर? कैथल स्थान पर। कैथल स्थान कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है, इसको आप याद रखेंगे। रजिया की हत्या हरियाणा में कैथल स्थान पर कब हुई? 13 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या
हो गई थी। बहराम शाह गद्दी पर बैठकर एक पद को गठित करता है, यानी कि रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बहराम शाह। और बहराम शाह ने गद्दी पर बैठकर एक पद को गठित किया जिसका नाम था नायब ए ममलिकात। नायब ए ममलिकात एक ऐसा पद था जिस पद में बादशाह की सारी शक्तियां होती थी, बादशाह की सारी पावर वो यूज़ कर सकता था जो व्यक्ति नायब ए ममलिकात पद पर बैठा होता था। और नायब ए ममलिकात पद पर आसीन होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था ऐतगीन। क्या नाम था? ऐतगीन। तो ऐतगीन, जो ऐतगीन था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बादशाह की, सुल्तान की सारी पावर को यूज़ कर सकता था, यानी कि नायब ए ममलिकात पद पर बैठा कौन? ऐतगीन। और जो पद बनाया था बैराम शाह ने। बैराम शाह के बाद गद्दी पर बैठता है मसूद शाह। और मसूद शाह जब गद्दी पर बैठा वो समय था 1242 ईस्वी का। 1242 ईस्वी में बैराम शाह की मृत्यु हुई थी और 1242 ईस्वी में ही जो मसूद शाह था वो गद्दी पर बैठा था। तो याद रखिएगा, मसूद शाह का प्रमुख कौन था? बलबन। तो बलबन जो है बहुत ही चालाक व्यक्ति था। आइए देखते हैं इसकी चालाकी जानते हैं। देखिए, मसूद शाह के शासन काल में 1245 ईस्वी में जब मंगोलियों ने आक्रमण किया तो मंगोलियों का आक्रमण को संभालने के लिए, उसका सामना करने के लिए मसूद शाह ने अपने प्रमुख बलबन को वहां पर लड़ने के लिए भेजा। तो उस समय बलबन जो है उनसे लड़ा। उनसे लड़ने पर मंगोलियों को बलबन ने हरा दिया और हराने के बाद एक षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया। यानी कि कभी को मसूद शाह का प्रमुख बलबन हुआ करता था और बलबन ने जब मंगोलियों को हरा दिया तो उसके अंदर एक घमंड पैदा हुआ कि अब मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो उसने एक षड्यंत्र रचा 1246 ईस्वी में, जो कि अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से उतार देता है। और गद्दी से उतार करके वो गद्दी पर बिठाता किसको है? नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद को वो गद्दी पर बैठा देता है। और नसरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठा तो वो एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करने वाला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन? नसरुद्दीन महमूद। अब देखिए, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। और नसरुद्दीन महमूद से जब उसका विवाह कर दिया तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि? नायाब ए ममलिकात। और नायाब ए ममलिकात हमने अभी बताई कि ऐसी पद्धति, यानी कि ऐसी उपाधि थी जो कि राजा के सभी पावर को यूज कर सकता था, राजा के सभी नियमों को यूज कर सकता था। तो बलबन का वास्तविक नाम आपको याद रखना है। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम है। और बलबन भी एक गुलाम था। और किसका गुलाम था? बलबन जो है वो गुलाम था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। और याद रखिए, तुर्कान ए चिहलगामी, तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश करने वाला कौन था? ये बलबन ही था जिसने तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किया। और बलबन का पुराना नाम आप याद रखेंगे, गियासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गियासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने ही तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किया। तो याद रखिए, तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश करने वाला कौन? बलबन। बलबन का पुराना नाम जो है, पुराना नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन। और बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। इन क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिएगा, बलबन यानी कि गयासुद्दीन बलबन की उपाधि को याद रखिए, जिल्हे ए इलामी। जिल्हे ए इलामी किसकी उपाधि है? ये बलबन की उपाधि है। और जिल्हे ए इलामी का पूरा अर्थ क्या है? जो खुद को अल्लाह समझे, अपने आप को अल्लाह समझे, वो उपाधि होती है जिल्हे ए इलामी। जिल्हे ए इलाही ऐसी उपाधि है जो कि अल्लाह की उपाधि होती थी। तो बलबन ने खुद को ये, अपने आप को ये उपाधि दी थी। उसने अपने आप को भगवान बताया, अपने आप को अल्लाह बताया। तो तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों का एक 40 सरदारों का एक गिरोह हुआ करता था जो कि गुलाम थे। तो तुर्कान ए
चिहलगामी गठन किसने किया था? ये गठन किया था इल्तुतमिश ने। और इसको मिटाया किसने? इसका विनाश किसने किया? इसका विनाश किया था बलबन ने। तो याद रखिएगा, तुर्कान ए चिहलगानी क्या था? 40 सरदारों का एक समूह था जो कि गुलाम थे, और ये गुलाम किसने बनाए थे? इल्तुतमिश ने। और इसका विनाश किसने किया था? इसका विनाश किया था बलबन ने। तो याद रखिएगा, बलबन कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? लास्ट में बलबन जो है छल कपट करने के बाद ये सब करके बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और वो टाइम कौन सा था? 1266 ईस्वी बलबन गद्दी पर बैठा, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक बना। इसने अपने दरबार में 2 प्रथा चालू कर दी। कौन कौन सी प्रथा? एक प्रथा थी सिजदा और दूसरी प्रथा थी बेबोस। तो सिजदा में दरबार में सिर झुकाकर आना था। दूसरी प्रथा पेबोस में दरबार में दंडवत प्रणाम करना था। तो ये दोनों प्रथा किसने चलाई? ये दोनों प्रथा बलबन ने। बलबन के जो गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ये दरबार में चालू हो गई। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव भी चालू किया था। कौन सा उत्सव था? नवरोज उत्सव। तो नवरोज उत्सव किसने चालू किया? बलबन ने। और ये किस रीति रिवाज पर आधारित था? ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव था। अपने विरोधियों को बलबन ने कौन सी कठोर नीति, अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए बलबन ने कौन सी एक कठोर नीति चलाई थी? वो कठोर नीति का नाम था लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने चलाई। और ये किस लिए चलाई थी? अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए, अपने विरोधियों के प्रति ये एक नीति चलाई जो बहुत ही कठोर थी, जिसका नाम लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। बलबन की एक और उपाधि जिसको आपको याद रखना होगा वो थी उलूंग खां। क्या नाम था? उलूंग खां। उलूंग खां किसकी उपाधि है? बलबन की उपाधि है। और ये उपाधि प्रदान किसने की थी? ये उपाधि प्रदान की थी नसीरुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद ने ये उपाधि प्रदान की, जो कि बलबन की कहलाई। क्या नाम था? उलूंग खां। क्या नाम? उलूंग खां। और बलबन के दरबार में दरबारी कवि रहते थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अमीर खुसरो और अमीर हसन। क्या नाम था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। इन दोनों को याद रखिए। बलबन के दरबार में 2 दरबारी कवि रहे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर आपको याद है तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वरना यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है गुलाम वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स एक ऐसा शासक रहा जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कहलाया। अमीर खुसरो ने आविष्कार क्या किया था? तो आविष्कार किए थे तबला और सितार का। तबला और सितार का आविष्कार किसके द्वारा माना जाता है? अमीर खुसरो के द्वारा ये माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर गुलाम वंश को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम देखने वाले हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1330 ईस्वी तक खिलजी वंश चला है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले थे गुलाम वंश। गुलाम वंश हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। डेली आपको एक वीडियो मिलती है जिसमें कि हम लूसेंट की सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, और पूरी लूसेंट हम यहाँ पर इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ।